ये कहानी है वृंदा कॉलोनी की, जो रावी नदी के किनारे बसी हुई थी। वैसे तो आमतौर पर वृंदा कॉलोनी में सभी मकान 3 मंजिल के ही बने हैं, लेकिन सिर्फ विशाखा ही है जिसे 3 मंजिला मकान से सख्त चीड़ है। मैं पूछता हूँ माँ, क्या जरूरत है इतना बड़ा प्लॉट खरीदने की? देखो ना, सबने 100 गज के प्लॉट को ही 3 मंजिला बना रखा है। अब इस 3 मंजिला मकान में आराम से 10-12 लोग रह सकते हैं। लेकिन तुम हो के जिद पर अड़ी हो कि 300 गज से कम का मकान नहीं खरीदोगी। अरे जेब भी तो देखो ना, 300 गज का प्लॉट 3 गुना दाम में भी तो पड़ रहा है। अरे महंगा पड़ रहा है तो पड़ जाने थे, सामान क्या रोज रोज खरीदी जाती है। और मुझे वो माचिस का डब्बा नहीं खरीदना जिसमें परिवार में एक सदस्य भी बढ़ जाए तो डिब्बे पर डिब्बा चढ़ाने की जरूरत पड़ जाए। घर तो ऐसा होना चाहिए जहां इंसान सुकून से रह सके। 2 लोग आ भी जाए रहने के लिए तो जगह कम नहीं पड़नी चाहिए। अब ऐसे साथ रहना भी क्या रहना कि माँ बाप नीचे रह रहे हैं, बच्चे ऊपर। कोई मेहमान आ जाए तो उसको खाना नीचे खिलाओ, सुलाने के लिए ऊपर भेजो। अरे बेटा, जो मजा मिलजुल कर रहने में है वो इन 3 मंजिल डिब्बों में रहने में नहीं है। माँ, अपनी सोच में बदलाव लाओ, और जमाने के हिसाब से ना इंसान को बदलना भी पड़ता है। आपका जमाना और था, अब जमाना और है। और तुम्हें 100 गज का मकान भी छोटा लग रहा है। शहरों में देखो, लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, नीचे का फ्लोर किसी और का, ऊपर का फ्लोर किसी और का। वो लोग गुजारा नहीं कर रहा है क्या? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरबपति करोड़पति लोग भी आजकल अपने मकान को बेचकर लग्जरी फ्लैट खरीद रहे हैं। अरे बेटा, भाड़ में जाने दे करोड़पति लोगों को। ना तो हमारे पास करोड़ों रुपया है, ना उनकी तरह सोचने की जरूरत है। हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। हमारी जिंदगी अमीरों से बहुत अलग होती है। मुझे किसी सेलिब्रिटी से कोई मतलब नहीं है। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। मकान बस 1 मंजिल का ही बनेगा, इसलिए तू बड़े प्लॉट की ही बात चला। माँ की जिद को देखते हुए बड़े बेटे आलोक के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी सारी सेविंग झोंक कर 250 गज का प्लॉट खरीद लेता है। और फिर माँ के कहे अनुसार 1 मंजिला बनवाने के बाद सभी लोग उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे वाह दादी, अच्छा हुआ आपने इतना बड़ा घर खरीद लिया। हमारे घर में तो इतनी जगह है कि हमें खेलने के लिए पार्क में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने आंगन में ही मजे से खेल लेते हैं हम लोग। और वो पड़ोस वाला बिट्टू है ना, उस बेचारे के घर में तो बस कमरे ही कमरे हैं, खेलने की बिल्कुल जगह नहीं है। देख लिया तुमने, ये अक्ल की बात मेरे छोटे से पोते को समझ में आ गई। लेकिन तुम 30 साल के हो गए, तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही कि छोटे से प्लॉट को चाहे जितनी मंजिल ऊपर चढ़ा लो, लेकिन उसमें रहने में वो सुख नहीं जो एक बड़ी जमीन में 1 मंजिला मकान बनवा कर रहने में है। हाय, कितना अच्छा लगता है। अपनी आंखों के सामने बच्चे आंगन में दौड़ भाग करते हैं, घर में रौनक लगी रहती है। अरे माँ जी, खेलने के लिए घर नहीं पार्क होते हैं। और ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए इस चिंटू को। कल क्रिकेट खेलने में खिड़की का कांच तोड़ दिया उसने। ये कोई समझदारी की बात थोड़ी ना है। अरे अपने घर के अंदर क्रिकेट कौन खेलता है? आप भी ना गलत बातों के लिए शह दे रही हैं। बड़ी बहू, ऐसा है कि मेरे पोते के खेल कूद पर नजर लगाने की जरूरत ना है। और ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने बचपन में खेल कूद करते हुए तोड़ फोड़ ना करी हो? कोई बात नहीं, कांच टूट गया तो टूट गया, फिर लग जाएगा। चिंटू बेटा, तू आराम से खेल। अरे बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे बुढ़ापे में? रहने दो ना भाभी, आपको तो पता है माँ जी अपने आगे किसी की नहीं चलने देती। उन्हें करना तो कुछ होता नहीं, बस बैठे बैठे बातें बनानी है। पूरा दिन घर में धमा चौकड़ी मचाकर बच्चे काम तो हमारा ही बढ़ाते ना। माँ जी को क्या फर्क पड़ता है? अपने जमाने में तो बच्चों को खेलने के लिए गांव में गलियों में भेज दिया करते थे लोग। अब आजकल तो बच्चों को घर के बाहर भी छोड़ने का जमाना नहीं रहा। मैं भी तो यही कह रही हूँ छोटी, पूरा दिन माँ जी बैठकर करती क्या है? बच्चों को थोड़ी देर के लिए पार्क में ले जाए तो थोड़ी देर घर में भी शांति रहेगी, और ये रोज रोज की टूट फूट और नुकसान भी नहीं होगा। सरकार ने इतने बड़े बड़े पार्क आखिर बनाए किस लिए है? जाने दो ना भाभी, अपना खून जलाने से आखिर फायदा क्या है? हमारे सोचने से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अरे छोटी बहू, ये पड़ोस वाली मनोरमा क्या करने आई थी? माँ जी, उनकी यहाँ कीर्तन है ना, उसी में बुलाने के लिए आई थी। उन्होंने 3री मंजिल बनाई है, उसी का मुहूर्त कर रहे हैं। अच्छा, चले जाना तुम दोनों, मेरा तो आराम करने का समय हो रहा है। घर के काम तो दिन भर हम लोग करते हैं, कायदे से तो दोपहर में हमें आराम करना चाहिए। अब पड़ोस में भजन कीर्तन होंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी हम दोनों की रहेगी क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बड़ी बहू कि तुम मुझे ताना मार रही है कि मैं पूरा दिन घर में खाली बैठी रहती हूँ? अरे माँ, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? ठीक है तो कह रही है वो, उनके पास 100 काम है घर गृहस्थी की, वो काम निपटाएं कि पड़ोस में भजन कीर्तन में जाकर बैठे। और वैसे भी अभी कीर्तन सत्संग करने की उम्र तुम्हारी है, तुम जाओगी तो ठीक रहेगा।
बड़े बेटे की बात सुनकर विशाखा मुंह टेढ़ा करके कीर्तन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। आजकल के बेटे बहू को तो बड़े बुजुर्ग बस आंखों में खटकते हैं। अरे मैं क्या समझती नहीं हूँ कि ये बातों के तीर किस तरफ को चला रही थी। बेटे और बहू के कहने के कारण विशाखा के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए बेमन से वो पड़ोस वाले घर में कीर्तन के लिए चली जाती है। बहन जी, मंडली वालों को आने में थोड़ा समय है, चलिए आपको अपना मकान दिखाकर लाती हूँ। पड़ोसन के कहने पर विशाखा इनकार नहीं कर पाती और उनके साथ उनका मकान देखने के लिए निकल पड़ती है। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर, देख लीजिए विशाखा बहन जी, अब आपका तो एक ही मंजिल बना हुआ मकान है। आपको कहाँ पता होगा कि 3 मंजिला मकान में रहने का आनंद क्या होता है। छत पर खड़े होकर तो ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान बादलों के बीच में खड़ा है। छत पर इतनी ठंडी हवा लगती है कि दिल खुश हो जाता है। ठीक है बहन जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने 3 मंजिला मकान बना लिया, लेकिन ये जो बातों के व्यंग बाण आप मेरी तरफ छोड़ रही हैं ना, मैं खूब समझ रही हूँ। अब आपको तो 3 मंजिला मकान बनाना ही पड़ेगा ना। 100 गज का प्लॉट है आपका, 3 बेटे हैं। अब 100 गज के मकान में कहाँ 3 बेटे बहू पोते पोतियों को रखेंगे। इसीलिए मजबूरी में एक के ऊपर एक डब्बा चढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन हम तो बड़ी दूर की समझ रखते हैं। जब ये मकान खरीद रहे थे ना, तभी मैंने अपने बेटे से साफ साफ कह दिया था, देखो मुझे ना ये एक मंजिल पर दूसरी मंजिल चढ़ाने वाला मकान बिल्कुल पसंद नहीं है। घर तो ऐसा होना चाहिए जिसमें एक ही मंजिल पर पूरा परिवार मिलजुल कर हंसी खुशी से साथ में रहे। अब आप हमारे घर को ही देख लो, आपके 3 मंजिला मकान में इतने कमरे नहीं होंगे जितने मेरे 1 मंजिला मकान में है। और सिर्फ कमरा क्यों, बच्चों के खेलने के लिए खुली जगह है। और जिस कीर्तन को करने के लिए आपको तीसरी मंजिल की छत पर सबको बुलाना पड़ रहा है ना, ऐसे छोटे मोटे काम तो हमारे आंगन में ही कर लेते, इतनी जगह होती है। आई बड़ी 1 मंजिला मकान पर घमंड करने वाली। ये तो वही बात हो गई ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पहले 3 मंजिला मकान बनवाओ, उसके बाद पता चलेगा 3 मंजिला मकान क्या भला है। मकान बनवाने की हैसियत नहीं है और बातें बड़ी बड़ी। ठीक है, जिसके पास जितना हो उसे उतने में संतोष करना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे के बने हुए काम में नुक्ताचीनी तो नहीं करनी चाहिए। और जाने दीजिए ना बहन जी, क्यों बिना बात में बात को बढ़ा रही है। और वैसे भी आज आपकी मकान का मुहूर्त है, अच्छा नहीं लगता ये सब। वो मेहमान है आपकी, और कहते हैं मेहमान की तो 4 गलतियां भी माफ। घर आए मेहमान का आदर सत्कार करना चाहिए। हाँ भाई, हम तो आदर सत्कार ही कर रहे थे। सत्कार करने के लिए ही तो बड़े प्रेम से इनको कहा कि चलिए आपको अपना घर दिखा लाते हैं। लेकिन ये तो जैसे पहले से ही सोच कर बैठी थी कि यहाँ हमारी खुशी में शामिल होने नहीं आई, बल्कि हमें नीचा दिखाने आई है। और हाँ भाई, बनवाया है हमने 3 मंजिला मकान। हर किसी की हैसियत नहीं होती 3 मंजिला मकान बनवाने की। बताए देने से तो गई, कमियां निकाल रही है। आप ये बताइए बहन जी, मेहमान है तो क्या सर पर बिठाएंगे? अरे तुम्हारे सर पर तो क्या, तुम्हारे घर में भी बैठने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो आना भी नहीं चाहती थी, वो तो मेरी दोनों बहुओं ने जिद की तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा। विशाखा बहन, अब बात को खत्म भी कर दो। बस एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। आप शुभ काम में शामिल होने के लिए आई थी। आपको इस तरह की अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए थी। और ठीक है, अगर आपको कई मंजिले वाले घर नहीं पसंद तो अपनी पसंद को अपने तक सीमित रखिए। आपके अलावा पूरी कॉलोनी में सबके घर 2 या 3 मंजिल बने हुए हैं। इस हिसाब से तो बाकी सब मूर्ख हुए, एक आप ही समझदार है। ये तो पूरा मोहल्ला ही सर फिरो का है। मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। विशाखा ने मोहल्ले भर की औरतों के साथ मुंहजोरी करके माहौल खराब कर दिया था। अरे माँ जी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? पड़ोस वाली रीटा बता रही थी कि उसकी सासू माँ ने हमारे परिवार में किसी के भी साथ बातचीत करने के लिए मना किया है और कल आपको कीर्तन में शामिल होने के लिए भेजा था। तो क्या बवाल करके आई आप वहां पर? अरे मैं क्या बवाल करूंगी, यहाँ की औरतें ही सारी बदतमीज है। जाने दो, वो क्या हमसे बात नहीं करेंगे, हम ही उनकी तरफ पलट कर नहीं देखेंगे। माँ जी, ऐसा कहाँ होता है? अब कॉलोनी में रह रहे हैं, कभी तो किसी किसी की जरूरत पड़ती है ना। ऐसे पड़ोसियों के साथ बिगाड़ कर घर थोड़ी ना चलता है। तुम दोनों ना मुझे पाठ पढ़ाना बंद करो और कान खोलकर सुन लो। इस घर में सास मैं हूँ। तुम दोनों जितना मैं कहती हूँ उतना करो, ज्यादा जबान और दिमाग चलाने की जरूरत ना है। अब विशाखा की बात काटने का साहस तो किसी में भी नहीं था, इसलिए कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। देखते ही देखते बरसात का मौसम आता है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो जाती है। अरे बेटा, पिछले 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। न्यूज वाले कह रहे हैं कि
पड़ोस की राज्य से नदी में पानी छोड़ने वाले, जिसकी वजह से रावी में बाढ़ आने वाली है। हे भगवान, मुझे तो अब डर सा लग रहा है। अरे माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? पीछे से पानी छोड़ेंगे, 3 से 4 दिन में वो पानी अपने रास्ते निकल जाता है। और वैसे भी हम लोग तो नदी के रास्ते से दूसरी तरफ है ना। पिछले 60-70 साल में इस रास्ते पर कभी पानी आया ही नहीं है। आप क्यों चिंता कर रही हैं? नदी में बाढ़ आ भी जाएगी तो हमारे घर तक पानी नहीं पहुंचने वाला। भगवान करे जैसा तू कह रही है वैसा ही हो। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। एक तो ये नासपीटे न्यूज वाले दिन रात बार बार दिखाकर ऐसा डर बिठा देते हैं ना कि आंख बंद करो ना तो भी हर तरफ पानी पानी नजर आता है। किसी तरह 3 दिन और बीते, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। माँ, न्यूज देखी तुमने? सरकार की तरफ से रेड अलर्ट है। अगले 24 घंटे में जबरदस्त बारिश होने वाली है। पहले ही हमारे एरिया में पानी भरने लगा है। अब अगर बारिश बंद नहीं हुई तो मुझे लग रहा है कि गली गली में नदी बहने लगेगी। अरे शुभ शुभ बोल बेटा। आखिरकार विशाखा और उसकी बेटी का डर सच साबित हो गया और नदी में पानी का दबाव बढ़ते ही वो नए रास्ते के अलावा अपने 100 साल पुराने रास्ते पर बहने लगी। लेकिन दुख की बात यह थी कि नदी के इस पुराने रास्ते पर अब वृंदा कॉलोनी भी आ चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, लालच में इंसान चाहे भूल जाए, लेकिन प्रकृति अपने अतीत को कभी नहीं भुलाती। अचानक ही पानी उफान मारता हुआ पूरी वृंदा कॉलोनी से होकर बहने लगा। माँ जी जल्दी आइए, देखिए पूरे ड्राइंग रूम में पानी भर गया है। अरे हमारा सोफा टेबल सब पानी में तैर रहा है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बस इसी दिन के डर से तो मेरी रातों की नींद उड़ी पड़ी थी। चिंता मत करो माँ, जो निचले इलाके होते हैं ना, ज्यादा बारिश होने पर वहां पर पानी आ ही जाता है। लेकिन पीछे वाले कमरों में कोई डर नहीं है। चलो अंदर आ जाओ सब। सच बात तो ये थी, जब से बाढ़ का पानी उनके हॉल में घुसा था, डर के मारे सबके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। रात होते होते पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिसे देखकर दोनों बहू के हाथ पैर फूलने लगे। अरे माँ जी, सामान का मोह छोड़िए, अपनी जान बचाइए। सब लोग जल्दी जल्दी छत पर चलिए। नीचे रहेंगे ना तो सामान की तरह हम भी यहीं बेजान तैरते मिलेंगे। घबराकर सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ बड़ी बहू तूने छत पर आने का आइडिया दे दिया। अब आज रात तो छत पर ही सोकर बिता लो, कल की कल देख लेंगे। देख रही हूँ माँ, एक हमारे अलावा बाकी पूरी कॉलोनी में सब लोग चैन से सो रहे हैं और हम आधी रात को छत पर चौकीदारी कर रहे हैं। और ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ। अच्छा, मैंने किया सब? अरे नालायको, तुम्हारे बाबूजी की सारी जीवन की कमाई लगी है इस मकान में और तुम कह रहे हो कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। माँ, तुम्हारी जिद थी ना कि तुम्हें सिर्फ 1 मंजिला मकान चाहिए। बाकी कॉलोनी वालों की तरह अगर हमने भी 2-3 मंजिला मकान बनाया होता तो आज हम भी शान से दूसरी मंजिल पर बेफिक्र होकर सो रहे होते। नालायक, माँ की कमियां निकालते रहा करो तुम बस। अरे मुझे क्या सपने आ रहे थे? जो 100 साल में नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। बरसात में थोड़ा बहुत पानी तो भर ही जाता है, लेकिन यहाँ बाढ़ आ जाएगी ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और वैसे भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन में पानी का बहाव कम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग वापस नीचे चले जाएंगे। माँ जी, बारिश हो रही है, ऊपर से हम यहाँ खुले में छत पर बैठे हैं और आप अभी भी कह रही हैं कोई बड़ी बात नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं उम्र में इंसान बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे फैसले ठीक ही लेगा। अगर उस समय आपने हम लोगों की सुन ली होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अरे कम से कम ऊपर एक कमरा ही बनवा लिया होता, कम से कम बारिश में तो ना भीग रहे होते हम लोग। अब ये बहस करना छोड़ो और कुछ उपाय ढूंढो। मैं नीचे जाकर कुछ खाने पीने का सामान, गैस का चूल्हा और कोई बड़ी सी पन्नी वगैरह लेकर आता हूँ, ताकि रात तो किसी तरह बीत जाए। और अगर 2-3 दिन तक पानी नीचे नहीं उतरा तो कुछ खाने पीने के लिए भी तो चाहिए होगा ना, नहीं तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। छोटा बेटा नीचे जाकर छत पर समय बिताने के लिए जरूरी चीजें लेकर ऊपर आता है। किसी तरह बड़ी सी पन्नी बांधकर पूरा परिवार उसके नीचे रात बिता लेता है। अगले दिन सुबह, माँ जी देखिए ना, पड़ोस वाली आंटी के यहाँ सब लोग बड़े आराम से 3री मंजिल पर रह रहे हैं। अगर आपने उनसे झगड़ा नहीं किया होता ना तो कम से कम आज हम उनसे मदद तो मांग सकते थे, लेकिन आपके गुस्से और अहंकार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब हम तो किसी से मदद मांगने के लायक भी नहीं है। अरे हाँ भाई, समझ गई मैं, सारी मुसीबत की जड़ मैं ही हूँ। कहो तो इस बाढ़ के पानी में कूद जाऊं? है ना, रहूंगी मैं ना, तुम्हारी जिंदगी में आगे कोई मुसीबत आएगी। जिसको देखो मुझे कोसने में लगा हुआ है। रहने दे छोटी, माँ जी से कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। इन्हें तो आज भी हर काम में हमारी ही गलती निकालनी है। अच्छा तू जरा चूल्हा जला ले, कुछ तो बनकर तैयार हो, बड़ी जोर की भूख लगी है।
दोनों बहू मिलकर छत पर ही चाय बना रही थी कि एक बार फिर से जोरदार बारिश शुरू हो गई और जुगाड़ के लिए बंधी हुई पन्नी से पानी रिसने लगता है। ये लो सत्यानाश, अब इसमें से भी पानी गिर रहा है। बारिश का पानी चाय के पतीले में गिर गया। अब आप ही बताओ कैसे इस चाय को बाकी सबको पीने के लिए दूं? मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। अरे बेटा, खाना ही तो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बारिश में टपकते हुए पानी के बीच कैसे खाना बनेगा, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पूरा परिवार परेशान होकर सर पर हाथ धरे बैठा था कि तभी पड़ोसन की आवाज सुनाई देती है। अरे बेटा, तुम लोग ऐसे खुले में क्यों बैठे हुए हो? बच्चों को ठंड लग जाएगी। वो आंटी जी, हमारे घर में पानी भर गया है। अब आप ही बताइए क्या किया जाए। हमारे पास छत पर बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अरे बेटा, मुसीबत में पड़ोसी ही तो पड़ोसियों के काम आता है। हमने 3 मंजिला मकान बनवाया किस लिए है? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे रहने के लिए भी हमारे घर में जगह है, तुम लोग यहाँ आ जाओ। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं विशाखा बहन, हम दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई तो हो गई, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसे मुसीबत में अकेला छोड़ दूं। बाकी की बातें बाद में होती रहेगी, आप जल्दी से हमारे यहाँ चले आइए। मैं सीढ़ी लगवाती हूँ, सीधा छत से ही आप लोग आ जाओ। विशाखा को अपने बुरे व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था और सीख भी मिल गई थी कि जीवन में हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए हर चीज को नजरिया बदलकर देखने की जरूरत होती है। जिस 3 मंजिला मकान से विशाखा को इतनी परेशानी थी, आज मुसीबत में इस 3 मंजिला मकान में उसे शरण मिली थी। बरसात का मौसम तो 1 सप्ताह के अंदर बीत गया था, सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया था, लेकिन विशाखा ने बहुत कुछ सीख लिया था। बरसात का मौसम खत्म होते ही सबसे पहले उसने ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे बनवाए, ताकि भविष्य में कोई भी मुसीबत आए तो उससे निपटने के लिए उसकी भी पूरी तैयारी हो।